आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर। और बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर में आज का हमारा विषय होगा सामाजिक अध्ययन। और सामाजिक अध्ययन में हमारा आज का चैप्टर शुरू होगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में आइए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। इसका पिछला वीडियो मैंने आपको मोहम्मद गोरी का इतिहास के बारे में बताया था, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें और देखने के बाद जो भी उसमें त्रुटियां होती हैं आप कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं आज दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत के शासकों में अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों का नाम आता है। 5 शासकों का नाम आता है। दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों का नाम आता है। तो ये 5 शासकों को हम अलग अलग बताएंगे, लेकिन पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, आइए उसके बारे में शुरू करते हैं। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यानी दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। इल्तुतमिश को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। और इसका शासनकाल जो रहा, इसका जो शासनकाल रहा है वो रहा है 1210 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने सुल्तान की उपाधि सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। तो सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने धारण की थी, तो इल्तुतमिश ने उपाधि धारण की थी। और दिल्ली को भी अपनी प्रथम राजधानी बनाया था। और दिल्ली को ही अपनी प्रथम राजधानी बनाया हुआ था। यानी इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी प्रथम राजधानी बनाया हुआ था। तो आइए अब 5 शासकों के बारे में बताते हैं। और 5 शासकों के बारे में बताने के बाद एक एक शासकों को अलग अलग रूप में लेकर चलेंगे। तो दिल्ली सल्तनत में 5 शासकों का नाम आता है, जिसमें पहला का नाम आता है गुलाम वंश। और गुलाम वंश जबकि दूसरा है खिलजी वंश। पहला है गुलाम वंश, दूसरा है खिलजी वंश, और तीसरा आपका है तुगलक वंश। जबकि चौथा है सैयद वंश। जबकि पांचवा आपका है लोधी वंश।
तो इन शासकों को हम अलग अलग रूप में लेकर के चलेंगे। तो देखिए, पहला जो गुलाम वंश था, इस गुलाम वंश में 11 शासक हुए। गुलाम वंश में कितने शासक थे? तो 11 शासक थे। और 11 शासकों में हम महत्वपूर्ण जो शासक थे उन्हीं के बारे में बताएंगे। जबकि खिलजी वंश में मात्र 5 शासक थे। खिलजी वंश में मात्र 5 शासक थे, और इसमें भी महत्वपूर्ण ही जो होगा वही आपके बारे में सामने चर्चा की जाएगी। जबकि तुगलक जो वंश था, तीसरा जो तुगलक वंश था, इसमें 9 शासक थे। तुगलक वंश में 9 शासक थे, जबकि सैयद वंश में 4 शासक थे। सैयद वंश में 4 शासक थे और लोधी वंश में 3 शासक थे। तो इनको अलग अलग टॉपिकों को लेकर के हम चलेंगे। तो आज हमारा शुरू होगा गुलाम वंश। तो गुलाम वंश में 11 शासकों में 1-2 शासकों के बारे में चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा तो सभी के बारे में, लेकिन महत्वपूर्ण के दृष्टि से एक ही 2 शासक बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं गुलाम वंश में। तो आइए शुरू करते हैं गुलाम वंश। तो देखिए, गुलाम वंश में जो शासक हुए, गुलाम वंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, यानी गुलाम वंश की जो शुरुआत होती है वह 1209 से लेकर के 1290 ईस्वी तक, 1290 ईस्वी तक ये गुलाम वंश चलता है। तो आइए, गुलाम वंश अब शुरू हो रहा है। तो दिल्ली पर शासन करने वाले 3 सुल्तान अलग अलग वंशों से संबंधित थे। यानी दिल्ली पर जो शासन किए गुलाम वंश से संबंधित 3 वंश जो थे वो अलग अलग वंश से संबंधित थे। तो जबकि पहला होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यह कुतुबी राजवंश से संबंधित था। कुतुबी राजवंश से संबंधित था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी राजवंश की स्थापना की थी। जबकि दूसरा है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश शमसी राजवंश से संबंधित है। शमसी राजवंश से संबंधित है। मतलब इल्तुतमिश ने शमसी राजवंश की स्थापना की थी। जबकि तीसरा है बलबन, और बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। बलबन ने बलबनी राजवंश की स्थापना की थी। तो देखिए, इसमें जो कुतुबी राजवंश है, इसे दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुबी राजवंश को स्थापना किया था, इसे कुतुबी दास या गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। यही गुलाम वंश जो इसमें गुलाम वंश में 11 शासक हुए, इसी गुलाम वंश के बारे में चर्चा की जाएगी। तो जो ये अलग अलग शासक हैं, ये गुलाम ही वंश से संबंधित है। जो ये 11 शासक हैं, ये गुलाम ही वंश से संबंधित हैं। जबकि जो इनका वंशज था वो अलग अलग था। जैसे इल्तुतमिश शमसी राजवंश से संबंधित था, बलबनी राजवंश की स्थापना किया था। तो ये लोग अलग अलग स्थापना किए हुए थे। तो आइए अब शुरू करते हैं। अब शुरू होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश से संबंधित
कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में शुरू की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल चलता है वह है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल चलता है वह 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य और विश्वसनीय कुतुबुद्दीन ऐबक था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। और उसमें सबसे यह विश्वसनीय और योग्य शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक सबसे विश्वसनीय और योग्य शासक ये माना जाता है। देखिए कुतुबुद्दीन जो ऐबक था यह तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। और ऐबक का अर्थ बताया गया है वह बताया गया है चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब बताया गया है कि ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। तो मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी की सेवा में आने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया था। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया था। किसके? जब मोहम्मद की गोरी के सेवा में इसने आया। मोहम्मद गोरी ने इसे, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गोरी ने अमीर-ए-आखुर मतलब अमीर-ए-आखुर का मतलब होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। मतलब शाही घुड़सवार का अधिकारी। ये शाही घुड़सवार का अधिकारी यानी अमीर-ए-आखुर का मतलब अमीर नहीं है। अमीर-ए-आखुर का मतलब होता है शाही घुड़सवार का अधिकारी। इसे नियुक्त किया था यानी पदोन्नति किया था। इसकी योग्यता, कुतुबुद्दीन ऐबक की योग्यता और सहनशीलता और विश्वसनीयता को देखते हुए इसे पदोन्नति किया था शाही अमीर-ए-शाही यानी शाही घुड़सवार का अधिकारी के रूप में इसे पदोन्नति किया हुआ था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है वह 25 जून 1206 ईस्वी को होता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक जो हुआ 25 जून 1206 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। और लाहौर ही को इसने अपनी क्या बनाया था? राजधानी भी बनाया था। इसने लाहौर ही को अपनी राजधानी बनाया हुआ था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं। आगे 1208 ईस्वी में मोहम्मद गोरी का एक भतीजा था। मोहम्मद गोरी का भतीजा। और मोहम्मद गोरी के भतीजे का क्या नाम था? गयासुद्दीन मोहम्मद नाम था।
गयासुद्दीन मोहम्मद नाम था। मोहम्मद गोरी के भतीजे का क्या नाम था? गयासुद्दीन मोहम्मद नाम था। और गयासुद्दीन मोहम्मद ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र दे करके, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने दास पत्र मुक्त दे करके इसे क्या कहा? इसे कहा कि तुम सुल्तान की उपाधि धारण करो। सुल्तान की उपाधि धारण की। तो सुल्तान की उपाधि धारण किसने की थी? तो सुल्तान की उपाधि धारण की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद एक नोट में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण यह है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि इसने धारण नहीं की थी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान की उपाधि इसने धारण कभी नहीं की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिलह सालार, इसने केवल मलिक एवं सिपह सलार इसने सिर्फ मलिक सिपह सलार की इसने पद अपने आप में रखकर इसने संतुष्ट रहा। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी दानशीलता के कारण, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था अपनी दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है। मतलब लाखों का दान देने वाला, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, जो लाखों का दान देने वाला है। और इसे पील बख्श भी कहा जाता है। इसे पील बख्श भी कहा जाता है। और पील बख्श का मतलब होता है हाथियों का दान देने वाला। हाथियों का दान देने वाला। लाख बख्श किसे कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने वाला, जबकि पील बख्श भी कहा जाता है इसे हाथियों का दान देने वाला। इसके दरबार में हसन निजामी और फक्र मुवद्दर जैसे विद्वान रहते थे। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में इसके दरबार में दो विद्वान थे, हसन निजामी और फक्र मुवद्दर जैसे विद्वान रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। यानी कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। और कुतुब मीनार का नाम किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? किसके नाम से इसका निर्माण किया गया? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन
बख्तियार काकी के नाम पर इसे कुतुब मीनार का नाम दिया गया था। किसके? कुतुब मीनार का नाम प्रसिद्ध किससे हुआ? तो एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर ही कुतुब मीनार नाम रखा गया था। आगे शुरू करते हैं। आगे ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल उल इस्लाम, प्रथम मस्जिद यानी भारत की प्रथम मस्जिद कौन है? कुव्वतुल उल इस्लाम, कुव्वतुल उल इस्लाम, कुव्वतुल उल इस्लाम। और ये कहाँ बना था? ये दिल्ली में बना था। ये कहाँ बना था? दिल्ली में बना था। जबकि 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना था? राजस्थान में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ बना था? राजस्थान में। और राजस्थान के किस क्षेत्र में? अजमेर में। अजमेर में इसने बनवाया था। अब ये किसको बनवाया था? तो ये देखिए, तो कुतुब उल इस्लाम जो पृथ्वीराज तृतीय के किला था, और राय पिथौरागढ़ के स्थान पर कुतुब उल इस्लाम का इसने निर्माण करवाया था। जबकि 2.5 दिन का जो झोपड़ा था, यह विग्रहराज बिसलदेव चौथे के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर, ये जो था कभी संस्कृत महाविद्यालय था, और उसी के स्थान पर 2.5 दिन का झोपड़ा इसने बनवाया हुआ था। आगे 1210 ईस्वी में चौगान क्या होता है? चौगान, इसे पोलो बोलते हैं, खेल है। चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को गहरी चोट लग गई, और जब गहरी चोट लग गई तो जिसके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलते हुए, पोलो खेल खेलते समय और घोड़े से इसने ये गिर गए, और गिर जाने के कारण इनको इतनी गहरी चोट लगी कि कुछ दिनों के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का यहीं पर शासन काल समाप्त होता है। इसी के समय में एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम आप अच्छी तरह से जानते होंगे, और वो नाम है आराम शाह। और जो ये आराम शाह था, बहुत ही योग्य शासक नहीं साबित हुआ, बहुत ही अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। और ये भी आराम शाह जो था, ये भी कुतुबी राजवंश से संबंधित था। कुतुबी राजवंश से संबंधित था। आराम शाह कुतुबी राजवंश से संबंधित था, और इसका शासनकाल जो है 1210 ईस्वी ही है। इसका शासनकाल जो है 1210 ईस्वी में ही। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अचानक जब मृत्यु हो जाती है तो इसके उत्तराधिकारी को चुनने में समस्या होती है। तो जिसमें तुर्की जो सरदार थे, तुर्कों के जो सरदार थे, इन लोगों ने इसकी हेल्प की, और सहायता की, और सहायता करने के बाद आराम शाह को इसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। लेकिन कुछ सरदारों ने आराम शाह को
कुछ सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का सुल्तान भी घोषित कर दिया था। कुछ तुर्की सरदारों ने आराम शाह को लाहौर का सरदार भी घोषित कर दिया था। आराम जो शाह था एक अयोग्य शासक था, और जब ये अयोग्य एक शासक था तो कुछ तुर्की सरदारों ने इसका विरोध भी किया था। किसका? आराम शाह का कुछ तुर्की सरदारों ने इसका विरोध भी किया था। दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं का एक गवर्नर था इल्तुतमिश। बदायूं का ये सरदार था और इल्तुतमिश को, यह बदायूं का ये गवर्नर था, और इल्तुतमिश को दिल्ली आने का, कहाँ पर? दिल्ली आने का इन लोगों ने न्योता दिया।